वो तो आंगनबाड़ी की बात कर रहा हूँ। आशा उषा में उसमें कहा इसमें और फोटो भी लगाओ, फोटो भी लगाओ। आशा उषा अध्यक्ष और हमारी सीटों में जनरल सेक्रेटरी में अध्यक्ष तो अध्यक्षता करता है। मजदूर आंदोलन में जनरल सेक्रेटरी मतलब जो संगठन के अंदर अध्यक्ष का भाषण होगा। तो एटी साहब ने कहा, एटी बोले सर, उन्होंने देखो आपकी यूनियन अध्यक्ष की यूनियन होती है तो आप लगाओ, हमारी यूनियन तो आशा उषा की यूनियन है तो आशा उषा का सबका फोटो लगाएगा क्या वो? उसमें फर्क समझो जरा, ये सामंतवाद है। मैं हूं तो ये जनवाद जो है, इसलिए अधिकांश संगठन की समस्या अपने प्रदेश में जो पैदा होती है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा उषा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कोयला हो, चाहे रेमंड्स हो, या दूसरा हो, क्या है, नेता जो बन गया वो अपने कब्जे में रखना चाहता है, या 2-3 और मिल गए उसके साथ, तो नेता जो बन गया वो कब्जे में रख के कब्जे को बनाए रखने के 3-4 लोगों का गिरोह बना लेता है। आप 4 हो गए, हम साला कौन आएगा जो आ रहा है, अंदर नहीं आने दो। ये ज्यादा बहस करती है, कमेंट संगठन विरोधी है। क्या किया संगठन के खिलाफ उसने? नहीं कौन, आप समझते नहीं, मीटिंग में आगे डिस्टर्बेंस करती है जी। अच्छा, डिस्टर्बेंस करता है, क्या करता है डिस्टर्बेंस? पूछते हैं, 12 पूछते हैं, कहाँ है हिसाब? ओहो, हिसाब नहीं बताओगे, यूनियन चलाओगे, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये कहाँ गए पैसे? नहीं, सामंत से कौन पूछ सकता था, राजा से कौन पूछ सकता था? इसी साथियों, ये जो मध्य प्रदेश की जो ठोस परिस्थिति है, जो सामंतवाद जहां कब ज्यादा प्रभावशाली है मध्य प्रदेश में समाज में, उसी का असर हमारे संगठन पर भी है। हमें इसको सचेतन रूप से इसको फाइट करना है। तो दलित विरोधी आचरण, अल्पसंख्यक विरोधी आचरण, महिला विरोधी आचरण, खुद कब्जा करने का आचरण, ये क्या है? ये है पिछड़ी चेतना। और अब साथियों, ये जो हम जो बात कर रहे हैं कि मजदूर आंदोलन में हम इसको जो है चेतना कैसे बढ़ेगी? अब इसको लोग कब कहते हैं कि मजदूर आंदोलन में चेतना बढ़ेगी, मजदूर आंदोलन नेता है, कहता है कि क्यों? अभी आंगनवाड़ी का संघर्ष हुआ, 15 दिन हड़ताल चली। आशा उषा का आंदोलन हुआ, 62 दिन हड़ताल चली। कोयला का आंदोलन होता है लंबा लंबा। सीमेंट में जेआरसी में संघर्ष हुआ, बाकी जगह भी संघर्ष होता है। संघर्ष में कोई कहता है ए पटेल मैं पंडित हूं, तू नहीं आएगा। पटेल कहता ए पंडित भाग जाता नहीं। कोई आंगनवाड़ी में किसी ने बोला जब हड़ताल हुई, ए दलित, ए आदिवासी दूर आओ, नहीं। संघर्ष में कौन है? वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, सीमेंट मजदूर है, कोयला मजदूर। और संगठन से वैसे ही बाहर गए तो कौन हो गया? कोई पंडित हो गया, कोई ठाकुर हो गया, कोई पटेल हो गया, कोई दलित। जैसे संघर्ष से बाहर आए तो इसका मतलब क्या है? ये जो मजदूर वर्ग की चेतना है ये उसके चरित्र में है। क्यों? क्योंकि बिना उसके वो आगे बढ़ नहीं सकता। बिना सबको इकट्ठा किए हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ ही नहीं सकता वो। लेकिन अब आप बताइए, मान लीजिए हैजा फैल गया, तब हैजा फैल गया तो मैं क्या करूंगा? मैं हैजे से बचने के लिए अपने घर में बैठ जाऊं तो मुझे हैजे से बचना है, ये बात सही है, सभी बैठेंगे। पर हैजा फैल गया और मेरे मोहल्ले में गंदगी पड़ी हुई है, कीड़े पड़ रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, वहाँ बहुत नाली भरी पड़ी है आसपास। अब मैं बाहर निकलूंगा फिर हैजे के कीटाणु घुस जाएंगे मुझ में। तो आपने क्या है, मजदूर प्रदेश की स्थिति क्या है? हम मजदूर आंदोलन में ये थोड़ा सा इन्फेक्शन को कम करते हैं, सब एक हो जाओ, लड़ लो, इकट्ठा हो जाओ, और लड़ता भी है। पर जैसे लड़ाई से बाहर फिर वो अपनी बस्ती में समाज में जाता है
तो वह गंदगी फैली हुई है, नाली भरी पड़ी है वहाँ, जातिवाद की, महिला विरोधी, दलित विरोधी सब फैली हुई है। फिर वो कीटाणु घुस जाते हैं उसके अंदर। जब वो कीटाणु घुस जाते तो फिर वो बीमार हो जाता है, फिर आपके संगठन में बीमारी फैलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आज हमको मध्य प्रदेश में 2 काम लगातार करने पड़ेंगे। एक, संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। ये संघर्षों की तेजी से ही, पंकज सोमत, संघर्ष की तेजी, मेरे साथ प्रॉब्लम है, सब पर नजर रहती है मेरी। तो संघर्ष की तेजी करना पड़ेगी, और संघर्ष की तेजी से जो इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएंगे। लेकिन बाहर अगर इन्फेक्शन है, फैला हुआ है, तब उससे हम अपने इन्फेक्शन को नहीं बचा पाएंगे। बार बार इन्फेक्शन दूर करेंगे, फिर बार बार बीमार हो जाएंगे, फिर दूर करेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, फिर दूर करेंगे, फिर बीमार हो, 4-6 पीढ़ी करते रहेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे दोबारा। इसका मतलब क्या हो कि हमको संघर्ष को तेज करना है। अपने संगठन के अंदर कम से कम इतना करना है कि हमारे संगठन के अंदर कोई जाति के आधार पर किसी का अपमान करने का अगर वातावरण आता है और अगर मामला आता है, उस पर कार्रवाई, उसके सुधार के दृष्टि से कार्रवाई उस पर करो, क्षेत्र में लाओ, उसको करो। ऐसा नहीं हो सकता कि विचारधारा में तो हम सब एक हैं और व्यवहार में सब अलग हैं। मैं आपको निजी उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं गया, रीवा में बहुत बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, और रीवा की वो तो रीवा के साथ ही बुरा न माने, लेकिन ग्वालियर में भी कम नहीं है बीमारी, हम जिस इलाके में वहाँ भी कम है। तो एक हमारे, नाम नहीं बताऊँगा, हमारे साथी के घर हमारे कई साथी गए, तो उन्होंने खाने की कहा, खाना खाओ। अब खाना खा रहे थे तो एक कॉमरेड स्वाभिमानी था, तो वो कह रहा है मैं कॉमरेड खाना खा के आया हूँ, मैं नहीं खाऊँ खाना। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे मालूम था कि यार मेरे साथ सवेरे से तो खाना तो खाया नहीं है इसने। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं खाना खाओ? नहीं कॉमरेड बहुत पेट भरा है। पेट, फिर मैंने कहा पेट कहाँ से भरा है? तो बोले नहीं मेरे पेट खराब है, और वो खाना नहीं खाए वो। और बाद में मैंने पूछा क्या हुआ है यार कॉमरेड, आपको नहीं पता रीवा है, ये आप सबने खाना खाया, मैं पटेल हूँ, अब मैं खाना खाऊंगा, पर ये पंडित जी हैं, तो मेरे को अपनी थाली खुद धोना पड़ेगी। बोले मेरी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कामरेड है। उन्हें कामरेड आपको कहने के लिए कामरेड है, घर के अंदर कोई कामरेड नहीं है, ये सब पंडित जी। अब ये बात में कोई उसकी नहीं बता रहा मैं, ये बात वो भी जो कामरेड था वो भी कम नहीं है, वो शुद्ध दलितों के घर में खाना खा लेता है और सबके यहाँ खाना खाता है, उसके परिवार के अंदर। अब मैंने उसको बुलाया, मैंने क्या सुनो बॉस, बुलाया मैं, तो कॉमरेड जी क्या बात है? बोले कॉमरेड मैं आपसे सहमत हूँ, अब मैं करूँ क्या, पैसे हैं नहीं मेरे पास कि खाना अलग अलग खिलवा लेता होटल में। अब घर वालों के घर में खाना खिलाना है, चुनाव का माहौल चल रहा है, घर खाना खिलाना है, अब घर वाले मानते इसको। तो मैंने कहा यार भविष्य में इतना ध्यान रखना कि ऐसी परिस्थिति हो तो भैया कामरेडों को घर पर खाना खाने मत बुलाना, मत, इतना तो नहीं होना चाहिए, गलत बात। अब ये जो परिस्थिति है जिनके जो कर रहे हैं उनको गलत नहीं लगता ये, अरे कौन परंपरा है, अरे परंपरा मतलब, अरे कौन परंपरा है हमारे इलाके की। और वो जो इस समुदाय के लोग हैं वो भी है ना, मैंने बार बार कुछ देखा। एक दिन अभी लेटेस्ट बताता हूँ, हम गए, एक हमारे नेता हैं वो जेल में है अभी, हम उनके घर गए है ना, उनका पूछो कि नहीं वो ऐसे नहीं है। अब घर गए तो हमारा एक कॉमरेड था वो मेरे साथ गया, अब उन्होंने चाय पी, वो पटेल है, वो चाय पी, और चाय पी के अपने मन से ही, किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे, अपने मन से गए और उन्होंने कप धो के और रख दिए। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या किया कॉमरेड? अरे कॉमरेड चलता है, हमारे गांव में तो यही चलता है। मतलब ये जो असमानता का व्यवहार है ये समाज में स्वीकार्य है, पर ये गलत। सीटों के कार्यकर्ताओं को ये नहीं करना चाहिए। महिलाओं के बारे में घर बाहर सब क्रांति क्रांति चिल्लाएंगे, अपने घर में महिलाओं को बिल्कुल नहीं। हमारे सब नेता यहाँ बैठे हैं और मैं किसी की पोल नहीं खोलूँगा, तो मुझे सबका पता है, इतने लोग किसी पोल नहीं खोलूँगा। घर में महिला मतलब उसको जो हमने कहा वो करो, नहीं करो
इतनी बेचारी डरी रहती, आँख दिखाई इतने में हवा खराब हो जाती उनकी, तो लग जाती। अब आप अगर मान लो ये वातावरण आपका सचेतन रूप से दूर नहीं करोगे, या बड़े बड़े नेता बैठे हैं, सब बड़े बड़े नेता सब बैठे, A.T. पद्मनाभन को छोड़ के, उनकी पत्नी नहीं है A.T. पद्मनाभन को छोड़ के सब बैठे क्या, सबके घर में यही हालत है अधिकांश है नहीं। अब वो बात पहले बता देते आप 20-25 साल पहले कि मेरे पास घर नहीं है इसलिए मैं घर वाले नहीं ला रहा, तो हो सकता है आपका घर ले आते, हम घर बना देते आपका। आप आज बताएं आपने कि आपका घर नहीं है इसलिए घर वाले नहीं लाए, हम पहले ही घर बना देते, आपके घर वाले तो ले आते हैं कम से कम। anyway, तो ये पूरे समाज की जो परिस्थिति है कॉमेंट, तो सांप्रदायिकता, कॉमेंट बादल ने कल कुछ सवाल पूछे थे। ईमानदारी की बात ये है, आज की तारीख में अपने साथ के जो लोग हैं, ठीक है, वो अगर ये नहीं मानते कि हिंदू मुसलमान में वैसा फ़र्क नहीं मानते जैसा आरएसएस के और बाकी लोग मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के दिल और दिमाग में है तो कॉमेंट गड़बड़ थोड़े से। अब ये जो गड़बड़ है, अरे कॉमेंट आप मानो चाहे मत मानो, क्या है ये गड़बड़, इसको जरा समझ लीजिए। दो तरीके के धर्म होते हैं। एक होते हैं धर्म जिन धर्मों का एक भगवान है या एक गॉड है, एक ईश्वरीय धर्म, और उन धर्मों के साथ प्रचार धर्म का हिस्सा है उनका। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये ऐसे धर्म है, इनका एक ही खुदा है या एक ही गॉड है, और इनके धर्म में क्या है, पूजा की, चूंकि एक ही गॉड है तो पूजा की एक पद्धति है, और इनके धर्म में शामिल है कि जो भी धार्मिक व्यक्ति है वो धर्म का प्रचार करना उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक भगवान है, एक गॉड है उनका, एक अल्लाह है, सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और उनके साथ धर्म का हिस्सा है तो वो प्रचार भी करते हैं, ठीक है। इसको क्या प्रचार करते, देखो मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी नमाज पढ़ने चले जाते हैं, हिंदू घर में बैठा रहता है। अरे भाई किसने रोका आपको, किसने रोका? और वो जाते हैं तो अपनी पूजा करते हैं कि मारपीट कर रहे हैं क्या, वो दंगा कर रहे हैं क्या? नहीं। अब ये जो हिंदू धर्म है मानता है, जिसको सनातन करो, ये करो, वो करो, जो भी कहो आप, उसमें क्या है प्रभु, ये बहु ईश्वरीय धर्म है। ये कोई भगवान को मानता है, मतलब शंकर को मानता है, कोई पार्वती को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई किसी को मानता है, वो किसी को मानता है। और सबके पास ये है कि उनका अपना मंदिर बना सकता है वो। फर्क समझिए आप, मुसलमान अपनी मस्जिद घर में नहीं बना सकता, ईसाई अपनी चर्च घर में नहीं बना सकता, आप अपना अपना मंदिर बनाते हो। तो हर मकान बनता है, उसके अंदर एक पूजा का आला जरूर बनता है, तो घर में पूजा कर लेते हैं। अब ये लोग इसका दुष्प्रचार करें, तो हमारे मजदूर आंदोलन में सीटू में ये दलित विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये विचार को हमें सचेतन रूप से इसे लड़ना है। अगर इसको लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मजदूर वर्ग की वो एकता, जो एकता किसी राजनीतिक बदलाव के लिए जरूरी है, वो नहीं आ सकती। आर्थिक मांग के लिए एकता बन सकती है, जो बनती है, वेतन समझौते की लड़ाई, इसके नौकरी छटनी होगी उसकी लड़ाई, वो इकट्ठा हो जाएंगे। पर एक लंबी दूरी पर सामाजिक बदलाव के लिए जो जरूरी चेतना है वो नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है, ये 3 दिन से हम जो पढ़ रहे हैं, जो सच्चाई है कि बिना समाजवाद के इस परिस्थिति नहीं बदलेगी। और समाजवाद के लिए इस तरीके से अगर आज हम क्या करना है भाई, 1000 किलोमीटर की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। 1.5 फीट का कदम होता है वो, और 1.5 फीट का कदम उठाने के बाद कोई कहे अरे क्या 1000 किलोमीटर जाते रहे, 1.5 फटिया पे चल जाएगा, पहुंच जाएगा। अरे भैया, और उसको 1.5 फुट का देख के अगर पैर पीछे कर लेगा तो 100 जन्म पैदा हो जाए, वो आगे नहीं बढ़ सकता। पर 1.5 फीट का कदम, फिर 1.5 फीट का कदम, फिर 1.5 फीट का कदम, फिर 1.5 फीट का कदम रखता चला जाएगा तो एक दिन जरूर
1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी होगी और होगी। इसलिए ये जो पूरा समाजवाद का संघर्ष है वो कब आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन वो जब तक नहीं आएगा तब तक समाधान नहीं निकलेगा। तब इसके लिए आज हमको क्या करना है उसके बारे में हम लोगों को विचार करना है। तो ये मैंने जो मजदूर वर्ग की एकता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, उसका राज, उसको बचाने का महत्व, ये मैंने आपके बीच मध्य प्रदेश में खास तौर से, और मध्य प्रदेश में एक परिस्थिति और है, मजदूर वर्ग के आंदोलन में जैसे दूसरे प्रदेश हैं उनमें सीटू अगर मजबूत है तो दूसरी यूनियन भी मजबूत है, लेकिन मध्य प्रदेश में परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। ये हमारे लिए मौका भी देती है और चुनौती भी है। वो क्या है, मध्य प्रदेश में जो मजदूर आंदोलन है उस मजदूर आंदोलन में सीटू ताकतवर नहीं है, कमजोर है, लेकिन सीटू के अलावा संघर्ष के मैदान में कोई है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ट्रेड यूनियन आंदोलन में सरकारी कर्मचारियों का जो आंदोलन था वो पहले तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का, चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ का, लघु वेतन कर्मचारी संघ, केंद्रीय कर्मचारी, BSNL के, ये बड़ी संख्या थी, बीमा, बैंक, बड़ी संख्या थी। अब धीरे धीरे करके वो खत्म हो रही, उनकी यूनियनें भी कमजोर पड़ती जा रही। 2, तो संयुक्त आंदोलन में दिक्कत, एटक, इंटक, HMS, BMS। अगर आप पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में देखें, सार्वजनिक क्षेत्र में, चाहे वो कोयला हो, चाहे BHEL हो, चाहे NTV, तो एटक, इंटक, BMS, HMS, इनमें कोई फर्क नहीं है। सब मजदूर से जबरदस्ती दस्तखत करा के पैसे लेते, करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। उनके नेता जो है, कोई लाल झंडा पकड़ा हुआ है, कोई एक पीला झंडा पकड़े हुआ है, कोई एक तिरंगा पकड़े हुए है, कोई एक HMS का झंडा कौन सा है वो हरा और लाल, वो पकड़े हुए हैं, और सब एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। सब मैनेजमेंट से मिली भगत करके पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दारू पी रहे, उपद्रव कर रहे हैं, सब कर रहे हैं वो। तो आपका झंडा अलग अलग है, लेकिन सब डाकूगिरी कर रहे हैं। अब हमारे जो नेता हैं पब्लिक सेक्टर में, विशेष रूप से कोयला में, वो ये वातावरण देखते हैं, कहते कॉमरेड यूनियन नहीं चल सकती। आप बताइए कैसे चला यूनियन? ओहो, वेरी गुड। कॉमरेड हेमलता बता गई कि कर्नाटक की आंगनवाड़ी के लोगों ने 4.5 करोड़ इकट्ठा कर दिया। 4.5 करोड़, वहां तो चेक ऑफ ही नहीं है। अरे हम घर से निकलना नहीं चाहते यार। अगर आप मजदूर से पैसा मांग रहे हो, आपको पैसा नहीं दे रहा, मैं इस क्लास में कहना चाहता हूं, अगर मजदूर से आप पैसा मांगते हैं, आंगनवाड़ी भी सुन ले, आशा उषा भी सुन ले, सब सुन लो, और आपके कहने पर अगर पैसा नहीं देता कोई, मजदूर की दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आप पर भरोसा नहीं है। आप अपने ऊपर विचार कीजिए, अपनी कारकुलाई देखिए। जहां इस तरीके का भरोसा होता है और भरोसे के साथ धंधा होता है, मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूं आपको। JRC सीमेंट कारखाना शुरू आंदोलन हुआ, तेज हुआ, एक मजदूर से उन्होंने कहा कि सदस्यता के अलावा तुम 500 रुपये दो। कितना? 500 का 1000, कितना मांगा था? 500 रुपया। और 500 रुपये दो, उन्होंने 500 रुपये दे दिया। 5-6 लाख इकट्ठा हो गया इनके पास, और मैनेजमेंट ने इसका प्रचार किया, सीटों के लोग जबरदस्ती पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लाखों का दिया। अभी उसी JRC में संकट है, सदस्यता नहीं हो पा रही। तो इसलिए बिना इसके आपको आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी साथियों, ये जो मजदूर में भरोसा पैदा करना है, तो क्या करना है अपने को? नंबर 1, कार्यप्रणाली में सुधार। नंबर 2, संघर्षों को तेज करना। नंबर 3, चेतना के आधार पर कार्यकर्ताओं को विकसित करना और हमारे नेताओं के आचरण में सुधार करना। अगर जातिवादी है, वो अगर महिला विरोधी है, वो अल्पसंख्यक विरोधी है, अरे तुम पूजा करो ना यार, महाकाल पे जाओ ना, मंदिर में जाओ, भंडारा करो, क्या दिक्कत है? कर लो। पर उसके बाद दूसरा अगर वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको गाली दो,
ये तो नहीं हो सकता, गलत। और अगर कोई नमाज पढ़ने वाला तुम पूजा करते वो तो मैं गाली देता, वो भी गलत। भाई अधिकार है। तो मजदूर वर्ग की जो परिस्थिति है मध्य प्रदेश की, यहाँ सामंतवादी प्रभाव ज़्यादा है, इसी सामंतवादी विचार आचरण में हमारे में ज़्यादा है। पर इसको ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो शायद कोई बचे ही नहीं। जैसे पहले शर्त लगा दें, कोई हमारा सीटू का नेता महिला अपने घर की महिला को बराबरी का अधिकार नहीं देता, वो सीटू का नेता नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 3-4 लोगों को छोड़ के कोई बचेगा नहीं, 3-4 लोगों को छोड़ के बचेगा। अपन कहें नहीं, कोई भी नेता अगर घर के अंदर कर्मकांड करता है वो सीटू का नेता नहीं हो सकता। कर्मकांड के खिलाफ आपको आचरण करना है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी मध्य प्रदेश दिशा क्या होगी? हम साथियों को चेतना के स्तर को समझते हुए उनमें सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 2 शब्द है, एक है एक्सक्लूजन, एक है इंक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब समाहित करना, इंक्लूजन का मतलब एक्सक्लूजन का मतलब बाहर कर देना, इंक्लूजन का मतलब समाहित करना। हमारी पद्धति क्या है? इंक्लूजन की, एक्सक्लूजन की नहीं। किसी ने गलत किया, भाग यहां से, आपने गलत, चलो हटो यहां से, आपने अरे चलो हटो, नहीं। वो क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके आधार पर समझाते हुए उनकी बीमारी को दूर करते हुए हमको समाहित करना है, तब संगठन बनता है। कॉमरेड स्टालिन जो बहुत बड़े लीडर थे क्रांति के, रूस की क्रांति, उन्होंने एक बात बोली थी संगठन में, संगठन उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। संगठन एक विज्ञान है, उसके साथ एक कला भी है। अब हमारे साथी क्या करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल विज्ञान को लागू कर देते हैं। कहाँ मीटिंग हुई, मीटिंग में क्यों नहीं आया, 3 मीटिंग नहीं हुई, भागो, विज्ञान लागू कर दिया। और कुछ लोग सिर्फ कला इस्तेमाल करते हैं, हाँ गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, हाँ चाय पी रहे हैं, और साथी अगर कुछ पीता पाता है तो पी भी रहे हैं साथ में, ये भी कर रहे हैं, कोयला के लोग है ना, पी लिया और कर लिए। वो क्या सोचते हैं, अरे मैं सबसे संबंध होगी तो सब संगठन में रहेंगे। ना 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 ना, कॉमरेड स्टालिन ने कहा कि आर्ट और साइंस दोनों को जोड़ के आप संगठन चलाते हैं। 1 2 नंबर उन्होंने कहा चुनौती है, आप दुनिया में एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाइए, और मैं भी दे रहा हूं आपको चुनौती, आप पूरे मध्य प्रदेश से एक आदमी ऐसा, एक महिला कॉमरेड या पुरुष कॉमरेड ढूंढ के लाइए जिसमें कोई कमी ना हो, लाइए ढूंढ के जिसमें कोई कमी ना हो। 1 दूसरा उन्होंने कहा दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति पुरुष या महिला ढूंढ के लाइए जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। इसका मतलब क्या है? यही है द्वंद्वात्मक संबंध। हर व्यक्ति के अंदर कमी भी होगी, अच्छाई भी होगी। तो संगठन करता है काम क्या है? कॉमरेड स्टालिन ने कहा एक्सक्लूजन नहीं, इंक्लूजन। कैसे? उसकी अच्छाई का समूह के रूप में समाज के लिए, संगठन के लिए इस्तेमाल करो, उसकी अच्छाई का, और उसकी कमी को दूर करने में उसकी मदद करो। कुछ हमारे साथी करते हैं कि कमी दूर करने पे लग जाते हैं, उसकी नहीं कर सकते आप। अरे कॉमरेड इतना समझा दिया, मेरी बात सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, समझती नहीं है। अरे महाराज ऐसा नहीं होता, आप उसकी कमी को दूर करने में उसकी मदद करो, वो ही अपनी कमी दूर कर पाएगा। तो दोनों चीज़ों को समझते हुए हमको मध्य प्रदेश के अंदर जो कमजोर सांगठनिक ढांचा है उसके अंदर हमको काम करना है। 1 2 मध्य प्रदेश में क्या करना है? एक और शब्द है प्रोएक्टिव, एक और रिएक्टिव। 2 शब्द हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? प्रोएक्टिव का मतलब है कि मैं अपनी योजना के साथ आगे बढ़ूंगा, ये होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई कुछ कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया में मैं अपना काम करूंगा, ये होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव से मतलब क्या? हम मध्य प्रदेश में अपनी योजना से आगे बढ़े, सभी साथी संगठन के अनुकूल अपनी योजना से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रिएक्टिव नहीं, उसने ऐसा कह दिया मैंने ऐसे कह दिया,
उसने ऐसा किया, उसने मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, प्रोएक्टिव कौन है? जो एक लंबी दूरी के लक्ष्य को लेके जो काम करना चाहते हैं उनको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। हम अगर मध्य प्रदेश के अंदर अगर 50-60 हज़ार हैं, मध्य प्रदेश में हम जानते हैं परिस्थिति ऐसी है कि यहां मजदूर वर्ग के आंदोलन के विस्तार की भौतिक परिस्थिति मौजूद है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मजदूर, पिछड़ा वर्ग के मजदूर, असंगठित क्षेत्र का मजदूर, संगठित क्षेत्र है, संख्या है, और उन पर संकट भी है और वो संघर्ष भी करना चाहते हैं, अपनी परिस्थिति को बदलना भी चाहते हैं, है भौतिक परिस्थिति। अब हम संख्या कम है तो हम प्रोएक्टिव रहे, हम अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते जाए। क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, कौन रोक रहा है, कौन विरोध कर रहा है, करने दो। हमें समझना है कि ये जो परिस्थिति है इसके अंदर अगर हम रिएक्टिव हुए, अरे कॉमरेड हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, परिस्थिति ने नहीं करने दिया, आपके अंदर प्रतिक्रिया हो, हथियार फेंको। साथियों, जो भी सैनिक बहादुर सैनिक है किसी भी युद्ध में अनादिकाल से आज तक, उसको कोई भी बहादुर सैनिक या सैनिक नहीं मानता जो विपरीत परिस्थिति में हथियार फेंक देता है, सैनिक ही नहीं माना जाता। बहादुर और निर्णायक संघर्ष का, बहादुरी से निर्णायक संघर्ष में कौन? परिस्थिति के सामने जो परिस्थिति विपरीत बन गई उसका मुकाबला कैसे किया जाए, रास्ता कैसे निकाला जाए, जो ये जूझ के लड़ के रास्ता निकालता है वही सेनापति कामयाब होता है, वही सैनिक वीर सैनिक माना जाता है। इसे हम भी आज सोचते जो बैठे हैं अपने आधार में, ये मत सोचो ऐसा नहीं हो रहा, मेंबरशिप नहीं हो रही, वो भाग गया, वो भाग गई, अरे हो ठीक है, भाग गया भाग गई, आप फिर बनाओ योजना। कारखाने में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, फिर बनाओ योजना। मेंबरशिप कम रह गई, कोई बात नहीं, फिर बनाओ योजना। चंदा कर ले गए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर बनाओ योजना, रास्ता निकालो। बहाना नहीं, न करने के बहाने ढूंढने की हमारे संगठन में परंपरा है। कोई भी काम हो, अरे कॉमरेड कैसे होगा, अरे होगा, अरे आप कह देते हो होगा, आप पढ़ते हो ऐसे ही करते रहते हो, आप नहीं जानते यहाँ की परिस्थिति क्या है। ये जो तर्क है ये तर्क नहीं है, कुतर्क। हमको अपने स्तर पर भी सोचना है कि किस तरीके से इन परिस्थितियों के अंदर हमको क्या आगे बढ़ना। इसी साथियों, ये जो मध्य प्रदेश में अब जो परिस्थिति है वो क्या है, आज जो सरकार है वो मजदूर विरोधी है। ये जो श्रम कानून में संशोधन हो रहा है ये तो बात की बात है। यहाँ कोरोना से पहले भी ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के नाम पर व्यापार को करने के लिए सुविधा एक शब्द है जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उपजा है, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग। मतलब बिजनेस करने में जो सुविधा है उसके लिए श्रम कानून अगर दिक्कत दे रहे हटा दो। 8 घंटे अगर किसी को जमीन नहीं मिल रही कारखाना लगाने के लिए दे दो। किसी से यह मत पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, उसको दे दो। बिजली नहीं मिल रही सरकार लगा दो। सब कुछ कानून खत्म कर दो उनके पक्ष में जितने हैं वो। और मजदूर के लिए अगर वो अधिकार की बात करता है तो ये व्यापार को करने में जो सहूलियत है उसका विरोधी है मजदूर। तो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने, और आपकी जानकारी में एक और ला दूंगा कि एक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है, उस स्टैंडिंग ऑर्डर में जो कारखानों में काम कर लगता था उसमें पहले ये था कि एक तो ट्रेनिंग टेम्परेरी होगा और परमानेंट होगा। अगर कोई कारखाने में भर्ती हो गया तो 3 महीने में 90 दिन, 6 महीने में 180 दिन, साल भर में 240 दिन जिस काम करते हुए पूरा कर लेगा, परमानेंट होने का अधिकार है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर। भाजपा की जो सरकार आई दिग्विजय सिंह की सरकार के बाद, उमा भारती थी, उसके बाद आए बाबूलाल गौर। उस कार्यकाल में, वो कब की बात है, आज से करीब 17-18 साल पुरानी बात। ये तो श्रम कानून अब बदलाव हो रहा है। उस समय
इन्होंने एक नई कैटेगरी मध्य प्रदेश के अंदर लागू की, जैसा अपना विरोध अपन ने विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया, पर अपना विरोध छोटा था। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTW, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो अब दिल्ली की सरकार ला रही है, वो क्या है? आप जब भर्ती होंगे तो फिक्स टर्म रहेगा आपका 2 साल। 2 साल पूरे हुए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर, खत्म। अगर आपको दोबारा काम करना है तो कारखाने का मैनेजर और सुपरवाइजर ये आपको अगर रिकमेंड करेगा तो होगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर था परमानेंट होने वाला, वही खत्म कर दिया। इसके अंदर फिर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करवाई कि ये जो दिल्ली से अप्रेंटिस एक्ट में जो संशोधन हुआ है, पहले अप्रेंटिस एक्ट क्या था? साल भर अप्रेंटिस रहने के बाद उसको बाद में सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था और उसको स्टाइफंड मिलता था साल भर। अब इस सरकार की कितने साल भी चलो, ये प्रजापति जी बैठे हैं, इनका टैफे मोटर्स कारखाना है, इनके परमानेंट मजदूरों के वेतन की लड़ाई चल रही है। कुल 74 परमानेंट मजदूर हैं इनके, 74 ठेका मजदूर कितने हैं, अप्रेंटिस कितने हैं, ट्रेनी कितने, सब मिला के 3000। 74 मजदूरों का वेतन समझा तो हो जाएगा, 15% की, 15,000 की, 16,000 की वृद्धि मिल जाएगी। तो अब ये जो पोजीशन बन गई, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये हालत है। आने वाले दिनों में इस हालत को और खराब होगी। इसलिए साथियों, मध्य प्रदेश में ये जो मजदूर विरोधी सरकार है, ये मजदूरों की एकता तोड़ने के लिए कॉरपोरेट्स के पक्ष में सांप्रदायिकता का घनघोर इस्तेमाल कर रही है। बहुत से लोग खुश होते हैं, अरे गुंडागर्दी हो गई, बुलडोजर चल गया। मुझे बताओ कि मनीष शुक्ला की हत्या हो गई, इससे बड़ा कुछ कांड हो सकता है? पुलिस ने मुकदमा दायर किया, उसने कहा शामिल है। क्या वो जो मैनेजर मनीष शुक्ला की हत्या में शामिल था, जो जेल में है, क्या उसका मकान तोड़ा गया? गांव के अंदर जमींदारी पैसे वाले लोग गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा करके अपराध कर देते हैं, क्या उनका मकान पर चलता है? नहीं चलता। तो ये बुलडोजर किस पर चल रहा है? और बुलडोजर कैसे चलता है? अल्पसंख्यक चला बुलडोजर, दलित चला बुलडोजर। वो जो जिसके बारे में कल ये कमेंट कह रही थी सत्यभामा जी, उसके मकान पर चिन्हांकित करके एक हिस्सा तोड़ दो, एक पेड़ तोड़ दो, और बाकी जगह पूरा मकान तोड़ दो। हम तो ग्वालियर में देखा, सब जगह देखा, अल्पसंख्यकों के क्या है ये? 2 चीज़ें समझिए। एक नंबर, ये बुलडोजर का कानून मतलब संविधान का, न्यायपालिका सब खत्म। मैंने रिपोर्ट कर दी। आप बुलडोजर, अरे फांसी लगाओ ना भैया, कानून से चलो, कानून साबित कर दे इसने अपराध किया, लगा दो फांसी। नहीं तो इसका एंगल क्या है? एक कि समाज के अंदर वो अपने अत्याचार का ऐसा भय पैदा करो कि हमारे खिलाफ कोई ना कोई, एक, और अल्पसंख्यकों के मकान में करके हिंदू मुसलमान की परिस्थिति पैदा करो। देखो हमने मुसलमानों को ठीक कर दिया, तो हिंदू सब इकट्ठे हो जाओ। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर परिस्थिति है। तीसरा, मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। प्रदेश के अंदर जितने भी नौजवान हैं, भर्ती नहीं हो रही। जब भर्ती होती है भ्रष्टाचार हो जाता है। पटवारी में भी हो गया, व्यापम हो गया, खाली पद पड़े मध्य प्रदेश, भर्ती नहीं हो रही, और भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी प्रशासन के स्तर पर ठेकेदारी हो, इनकी मिली भगत, चाहे वो रेत की लूट हो, चाहे वो मतलब गिट्टी बनाने का कार्य क्रैशर हो, चाहे वो पानी हो, सब पर कब्जा। यानी आम जनता के खिलाफ मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, सांप्रदायिक और कानून को अपने हिसाब से ध्वस्त करने वाली, न्यायपालिका तक को बर्बाद करने वाली अपनी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा से फांसीवादी तानाशाही थोपने की मध्य प्रदेश प्रयोगशाला है। अब ये हमारे सामने चुनौती। तो अगर चुनौती को मजदूर आंदोलन को विकसित करने के साथ साथ अपनी ताकत ऐसी बढ़ानी पड़ेगी कि इसका मुकाबला हम कर सके, और अगर इसका मुकाबला नहीं कर पाए तो कल के दिन ये जो थोड़े बहुत संघर्ष हो रहे हैं, इन संघर्षों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, और इन संघर्षों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी तो थोड़ी बहुत राहत मिलने की जो संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। इसे साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर ये जो परिस्थिति, अब इसको लेकर हम करें क्या?
ये जो मैंने ठोस परिस्थिति हमारी चेतना निर्धारित करती है, ये जो ठोस परिस्थिति है इसके आधार। अब इसके अंदर अगर हम पूरा इन्फेक्शन नहीं रोक पा रहे तो कुछ टीकाकरण करें। आंगनवाड़ी आशा उषा करते रहे टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, ये अभियान इतना तो करें कि हमारे लोगों को ऐसा टीका लगा ले कि इनको पोलियो न हो जाए या चेचक न हो जाए। अभी चेतना का विकास करने के लिए ये जो क्लास साहित्य, तो कल हमारी राज्य कमेटी की बैठक हुई, उस राज्य कमेटी की बैठक में चर्चा हुई कि सीटू मजदूर के बारे में ठोस आंकड़ा निकाल के हम का 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश के अंदर 500 सीटू मजदूर के नए ग्राहक बनाना है हमको। नंबर 1, कामकाजी महिला के भी 500 ग्राहक बनाना है आंगनवाड़ी आशा उषा कर, और इसी अनुपात में लोक जतन का विस्तार करना है। तो एक तो वो टीकाकरण है, लगातार रोज मिलेगा आपको, पढ़ो। दूसरा, क्लासेस के बारे में हमने समझ बनाई कल राज्य कमेटी में कि ये जो क्लास हैं वो क्लास का कल हमने देखा कि कुछ क्षेत्र है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हर जगह क्लास करने में असंभव काम नहीं है कुछ भी, लेकिन आसान काम नहीं है। इसको अगर जरूरी समझेंगे तो लागू करेंगे आप। अरे कॉमेंट कहाँ करें, कहाँ से पैसा आए, 2 दिन कैसे आएंगे, 3 दिन कैसे आएंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। ये प्रॉब्लम वो है कि अगर इसको हल नहीं किया तो हम आने दिनों में अपना संगठन बचा ही नहीं पाएंगे। अगर संगठन बचाना है, आगे बढ़ना है तो ये लागू करना है। तो जो क्षेत्र है WCL, NCL, SCCL के चारों क्षेत्र, BHEL, भोपाल, रायसेन, सीओ, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट, जबलपुर, रेमंड्स, सीमेंट प्लस रीवा, आंगनवाड़ी आशा उषा, MPMSR, इसमें ये जो क्षेत्र हैं, जैसे आंगनवाड़ी आशा उषा का प्रदेश स्तर पर पहले, फिर जिला स्तर पर, SCCL का चारों इलाके के लोगों को पहले, फिर एरिया स्तर पर, WCL का जो इलाका है दोनों एरिया का मिला के, फिर उसके बाद सीमेंट का पहले सीमेंट वाला मिला के और रीवा का मिला के, फिर अलग अलग यूनियन के अपने अपने कारखाने के स्तर पर। ये जो योजना है, इस योजना में कल राज्य कमेटी में चर्चा हुई, सभी साथियों ने इस पर सहमति दी है, इसको लागू करना है और 30 सितंबर से पहले इसको हमको लागू करना है। पहले ये वाले क्लास, और सितंबर के बाद फिर राज्य कमेटी में बैठ के फिर उसका अगली जो चरण है उस चरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये काम अगर हम करेंगे, नंबर 1 सीटू मजदूर, नंबर 2 लोक जतन, नंबर 3 कामकाजी महिला, और सबसे ऊपर क्लास। अब इस क्लास को पूरी प्राथमिकता से लेना है। अगर हम संगठन को वर्तमान हालत से निकाल के आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कोई किंतु परंतु का मामला नहीं, किंतु परंतु का मैटर नहीं है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इसमें नाम पहले वाले में इसलिए नहीं था क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने पहले इस क्लास को आज से 1 महीने पहले एक राज्य स्तरीय उनकी कार्यशाला हो गई है, फिर दोबारा से उनसे बात करें। तो इसी साथियों, ये जो पूरा मसला है इस क्लास में, अगर ये 3 दिन का क्लास के बाद अगर इसको हम आगे बढ़ा पाए तब मध्य प्रदेश के अंदर वैचारिक चेतना के विस्तार की अभियान के रूप में हम शुरू कर सकते हैं। और अगर ये क्लास यही हो गया, इसके बाद कुछ नहीं किया हमने, न सीटू मजदूर लगाया, न लोक जतन लगाया, न कामकाजी लगाई, न क्लास किया, तो क्या होगा? 3 दिन तक आप बुद्धिजीवी बन जाएंगे, थोड़ा बौद्धिक ज्ञान आ गया, अपने मजदूर इकट्ठा करके इसी में कुछ सुनी सुनाई में कुछ पे लेंगे, वहाँ क्या साबित करने के लिए, देखो मैं कितना जानता हूँ, तू कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ समाज कैसे बदलता है, वे तू नहीं जानता, तुम बुद्धू हो, मैं बुद्धिजीवी हूँ। ऐसा नहीं भैया, हमारा ये कार्यकर्ताओं का निर्माण व्यक्तियों के आधार पर नहीं, संगठन के निर्माण के लिए जरूरी है। तो इसलिए साथियों, अब ये जो काम है, अब मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो अभी चुनाव आना है, तभी चुनाव आएंगे तो
हम क्या कर सकते हैं? एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो क्या है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, अब ये है कोविड शैली ने कहा, हमारे जो लीडर थे उन्होंने इसको आगे बात जोड़ा, अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना पापी की आंख जरूर फोड़ सकता है। समझ गया? अभी हमको क्या करना है? अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन पापी की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो एक अभी आंगनवाड़ी आशा उषा में जो संघर्ष हुआ है, उसके लिए बधाई सभी साथियों को, बहुत बढ़िया संघर्ष किया और उपलब्धियां। उसके अंदर जो विकृति है, विसंगति है, उस विसंगति को लेके उस संघर्ष को तेज करो। विसंगति है, लोगों में गुस्सा है, आशाओं का 6000 क्यों, सहायिका का क्यों नहीं बढ़ाया, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्यों नहीं बढ़ाया। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में भी संभावना बन गई क्या? अरे ये जो आशा कार्यकर्ताओं में सहयोगिनी है वो 15,000, अच्छा पंचायत का जो रोजगार सचिव है उसको 18,000, अच्छा, और हमारा 10 था, हमारा 13, तो ले भी लो और उसकी ऐसी तैसी भी करो। ये वाला तो एक तो ये है, तो इसलिए हम लोगों को अभियान को शुरुआत करनी चाहिए इसके अंदर। एक दूसरा, एक बात समझिए, ये जो मानदेय में या इसमें वृद्धि हो रही है, ये कैसे हो रही है वृद्धि, कहाँ से हो रही है? ये मानदेय में वृद्धि या तनख्वाह वृद्धि या डीए या जो भी कुछ बढ़ रहा है, वो काहे से बढ़ रहा है? मध्य प्रदेश सरकार पर जो राजस्व आया, टैक्स है, वो टैक्स हमारा आपका है, उस टैक्स की जो राशि है उससे बढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, हमारा पैसा पूरे देश से, प्रदेश से इकट्ठा किया, छोटा सा दे दिया, लेकिन हमको एक सवाल को पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उठाना है। वो क्या है? पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश में मजदूरों का न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ। न्यूनतम वेतन अगर बढ़ेगा तो किसको देना पड़ेगा? ये कारखाने के मालिक को। हमको क्या बताना है लोगों के बीच में? देखो ये सरकार कैसी पूंजीपति परस्त है, आंगनवाड़ी का 3,000, इसका 2,000, इसका ये कहां से दे रहा है तू पैसा? सरकार के खजाने से। खजाने में पैसा कहां जाता है? हमारा। और तेरे बाप जो पूंजीपति जिनको बाप मानता है, उनको न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण इसलिए नहीं कर रहा ताकि उनकी तिजोरी में जाला चला जाए और हमारे मजदूर की लूट हो जाए। तो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण एक सीटू के विचारधारा के हिसाब से इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए आने वाले समय में हम इसका बारे में, तो मेरा सुझाव यह है, एक नंबर, इसको बड़े पैमाने पर मतलब समय कम गमाइए। जो पिछली हड़ताल हुई थी नवंबर में, हमारी नवंबर की हड़ताल से पहले अपन ने न्यूनतम वेतन का साल है उसका दोबारा तुरंत बना के, कमेटी साहब इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले 2 दिन में अपन इसको जारी कर देंगे, न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण वाला विषय को भेज देंगे, सभी इकाइयों भेज देंगे, पर्चा छाप के बांटिए और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर हस्ताक्षर के लिए अभियान चलाइए। अपने अपने जिले पर वो कीजिए और इसमें पदाधिकारी मंडल के साथ चर्चा करके 2 हम तय करेंगे। एक, इंदौर में क्या श्रम कार्यालय में प्रदर्शन हो सकता है न्यूनतम वेतन के लिए, एक, और दूसरा, चुनाव से पहले क्या भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने किया जा सकता है। मुझे लगता है कि भोपाल में चुनाव से पहले एक बड़ा प्रदर्शन इन सारे मुद्दों को साथ लेकर न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के लिए किया जाए, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हों। ये साथियों, इससे क्या होगा? हमारी राजनीति क्या है? मजदूर वर्ग की राजनीति क्या है? मजदूर वर्ग की राजनीति है कि पूंजीपति भूस्वामियों की राजनीति है, उसके खिलाफ मजदूर की, मेहनत कशों की आवाज की राजनीति को मंच पर लाए। अब इस मुद्दे को अगर हम लाएंगे तो लोगों के बीच में हमारा मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बनेगा, चुनाव की चर्चा में यह भी आएगा। एक, और 2, हम ये साबित कर सकते हैं कि सरकार मजदूरों की नहीं है, एक कॉरपोरेट परस्त सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। वोट हमारा,
और हमारा न्यूनतम वेतन न बढ़ा के कॉरपोरेट की मदद करके कॉरपोरेट का चंदा और उससे सत्ता दोबारा, नहीं। हम कितना कर पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हमको करने की कोशिश करना चाहिए, मैं जानता हूं। आप इस पर मत सोचिए मतलब इतना बड़ा हम क्या करें, अरे क्या करेंगे। अगर मान लीजिए अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, एक मोमबत्ती जलाइए, अंधेरे में वो मोमबत्ती देखकर लोगों को रोशनी का भरोसा होगा और अंधेरे के खिलाफ लड़ने की ताकत आएगी उनके पास। ऐसे साथियों, ये जो आने वाले समय में ये हमारा काम है। अब हमारी दिशा क्या होगी? हमारी दिशा है औद्योगिक मजदूर, इसमें भी ठेका मजदूर पर जोर। दूसरा, योजना कर्मी, आंगनवाड़ी, आशा उषा, मध्याह्न भोजन की यूनियन बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, असंगठित क्षेत्र में निर्माण, हमाल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी गार्ड, ये इतना बड़ा क्षेत्र है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड के एक साथी यहाँ आए हैं, हमारी यूनियन है प्रदेश भर में, और सिक्योरिटी गार्ड सब जगह है। हर जगह अगर कोशिश करें हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को संगठित करने के लिए, उनके लिए कानून भी राष्ट्रीय स्तर पर पहल हो रही है हमारी। तो सिक्योरिटी गार्ड, इनमें अगर सभी साथी अपने अपने स्तर पर पहल करें तो सिक्योरिटी गार्ड करने की बड़ा संभावना है। इसके साथ साथ ये जो 4-5 क्षेत्र हैं, निर्माण, संगठित मजदूर, आंगनवाड़ी, आशा उषा, मध्याह्न भोजन, निर्माण, हमाल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी गार्ड, और जो तमाम हमारे कारखानों में यूनियन है, चाहे रेमंड्स हो, चाहे कोयला हो, चाहे BHEL हो, चाहे NTPC हो, पावर ग्रिड हो, सब जगह, या खदान हो, इन सब जगह हमारी जो यूनियन है अपनी अपने स्तर पर अपने संगठन की सदस्यता में वृद्धि करते हुए, जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं, आज अगर आंगनवाड़ी, आशा उषा के आंदोलन में जो वृद्धि हुई है, कोयला में जो वृद्धि हुई है, सीमेंट में जो संभावना बनी है, उसका ही इस्तेमाल अगर कर लें हम, तो आंगनवाड़ी की यूनियन की सदस्यता कुछ ज़्यादा ना करें, हल्का हल्का भी करें, तो 20,000 से ऊपर, 11,000 है, 20,000 से ऊपर आंगनवाड़ी की सदस्यता जा सकती है। आशा उषा अगर ज़्यादा कुछ ना करे, थोड़ा थोड़ा भी करे, तो मध्य प्रदेश के अंदर 6-7 हज़ार की सदस्यता हो सकती है। 10,000 बोल रहे सर, 10,000 हो सकती है। अगर 10,000 सदस्यता हो सकती है, अभी कितनी है इनकी? 11,000 और कितनी, 4,000, 5,000, 5,000, 16,000, 16,000 से अगर 30,000 पे मेंबरशिप पहुंचती है, 15,000 की मेंबरशिप बढ़ती है। और बाकी जगह थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, निर्माण मजदूर के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड में, हमाल में, पल्लेदार में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट का लीडर भी बैठा हमारा यहाँ कल्याण। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संभावनाएं हैं अगर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सदस्यता में भी वृद्धि होगी। तो इन सारे सिक्योरिटी का, निर्माण का, ट्रांसपोर्ट का, इनकी तुरंत इस सम्मेलन के बाद अगस्त के महीने में राज्य स्तरीय बैठक बुलाएंगे, और ट्रांसपोर्ट की बैठक में, सिक्योरिटी गार्ड की बैठक में हमको कोशिश करना है कि जहाँ नहीं भी है वहाँ के भी कुछ लोग वहाँ मध्य प्रदेश के स्तर पर आए, ताकि संगठन बनाने के साथ साथ उनका विस्तार हम कर सकें। अब इसके साथ साथ कॉमरेड, ये जो पूरी संभावना है, अब इसके साथ कार्यकर्ता निर्माण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, इसमें जो हमारा अगर संघर्ष होगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते, कार्यकर्ता को निर्माण करें, सदस्यता में वृद्धि करें, सीटों मजदूर लगाएं, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे मुद्दे क्या है? उन मुद्दों में हमारे पास एक तो न्यूनतम वेतन हो गया, दूसरा जो श्रम कल्याण की योजनाएं हैं जो हैं उनका अमल नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो निर्माण मजदूर की हो, चाहे बीड़ी की हो या दूसरी हो। नंबर 3, सिक्योरिटी गार्ड और ट्रांसपोर्ट के लोगों के लिए कल्याण योजना बने, उनके जो मुद्दे हैं उनके कल्याण योजना बने, उनका कल्याण बोर्ड बने। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट में हमारा जो फेडरेशन है, उस फेडरेशन ने बाकायदा एक पैसा के हिसाब किताब लगा के केंद्र सरकार को दिया है
कि इससे बेहतर कल्याण योजना पूरे ट्रांसपोर्ट के मजदूरों के लिए बन सकती है, जिसमें उनकी मृत्यु पर मुआवजा, बच्चे की शादी, पढ़ाई वगैरह का प्रावधान हो सकता है। अब वो जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम प्रयास करें तो ट्रांसपोर्ट में ही हमारी सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर 4-5 हज़ार हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप लोग मदद कर दें तो मध्य प्रदेश के अंदर ये 2-3-4-5 महीने बचे हैं, उसी में 2-3 हज़ार मेंबरशिप हो सकती है। अगर निर्माण मजदूर में हमारी 11 जिलों में यूनियन पंजीकृत है, 11 जिलों में 11 यूनियन पंजीकृत है हमारी। अगर वो सारी यूनियनें अपना थोड़ा थोड़ा भी काम करें और अगर 500-500, 700 मेंबर भी बनाएं तो कम से कम 5-6 हज़ार की मेंबरशिप इसमें बढ़ सकती है। हर यूनियन अपने स्तर पर इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो यूनियनें बचती हैं, वो यूनियनें अगर 20% सदस्यता भी बढ़ाए तो 15-20 हज़ार सदस्यता बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम बहुत दिनों तक 33-36 के घेरे में फंसे रहे 10 साल तक, फिर घेरा तोड़ा हमने, हम 55-60 के घेरे में आ गए, अब 30-35 में नहीं जाते हैं। साथियों, 2023 के साल में हम सबको जो मैंने संभावनाएं बताई हैं, अगर एक क्लास का सही मतलब है कोई, तो इसका मतलब यही है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम समय तो 2023 में भी 1 लाख सदस्यता का लक्ष्य को हम पा सकते हैं, ये पूरी संभावना है मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी संभावना है। तो इसका मतलब ये है, हमको जितने साथी यहाँ बैठे हैं अपने अपने स्तर पर रोने गाने कि ये मर गया, वो मर गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे महाराज, आप ये कर लोगे तो कुछ आगे नहीं बढ़ोगे, अपने आप की ऐसी तेजी कर लोगे और नीचे और चले जाओगे। अरे संगठन के अंदर समस्याएं आएंगी, क्यों आएंगी समस्याएं? आप ऐसा नहीं हो सकता संगठन की समस्याएं नहीं आएंगी, इसलिए आएंगी समस्याएं क्योंकि संगठन हम चलाते हैं जिंदा लोगों का, मुर्दों का संगठन नहीं चलाते, हम जिंदा लोगों का संगठन बनाते हैं। और हम हर आदमी का सोच विचार अलग अलग होता है, तो विचार की भिन्नता आएगी प्रॉब्लम, कुछ टकराएंगे। और उसकी सांगठनिक जो समस्या है, उस सांगठनिक समस्या का संगठन के तरीके से हल निकालने की परंपरा है। संगठन के तरीकों से बाहर जाके अगर कोई संगठन की समस्या का निराकरण करने की कोशिश करता है, इस क्लास में आपसे मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करते जो संगठन के अंदर समस्याएं आएंगी, संगठन समस्याओं का निराकरण करेगा, समय लग सकता है, लेकिन संगठन के तरीकों से संगठन की समस्या का निराकरण के बजाय संगठन के तरीकों के खिलाफ अलग जाके अगर समस्या के निराकरण की कोशिश करता है, ऐसे साथियों को, ऐसे लोगों को कितने भी महत्वपूर्ण हो, उनको अगर संगठन से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, संगठन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कितना भी महत्वपूर्ण साथी हो, संगठन में कोई समस्या आएगी, बिल्कुल आएगी, संगठन के तरीके से निपटेंगे, उसको आगे बढ़ेगा संगठन। और संगठन के तरीकों को छोड़कर किसी और तरीके से संगठन का सांगठनिक समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे, संगठन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस क्लास में हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हम संगठन की समस्या का निराकरण करते हुए व्यक्तियों के आधार पर नहीं, किसी से चिढ़कर किसी के खिलाफ काम करना, ये नहीं, किसी को पसंद करते हैं तो वो तो कंधे पे बिठाने की तब परंपरा नहीं, संगठन के लिए जो उचित है, जो इन मापदंडों में फिट होता है, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी साथियों, तो एक ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, ये जो पूरी परिस्थिति है, इसमें सदस्यता में वृद्धि हो सकती है। 2, हमारी जो एफिलिएशन फीस है, संबद्धता शुल्क, संबद्धता शुल्क कब की है? 2022 की सदस्यता पर। उसके बारे में हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर संबद्धता शुल्क वार्षिक विवरण 15 अगस्त से पहले सीटू के राज्य कार्यालय पर पहुंच जाना चाहिए। 15 अगस्त से पहले सीटू मजदूर, और उसके बारे में बता ही चुका हूं। अब साथियों, 10 मिनट के अंदर
हाँ 10 मिनट हैं, 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को रख के अपनी बात, ये आपके बीच में इस कार्यक्रम के बाद ये 3 दस्तावेज फोटोकॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, जिनके पास है उसको पढ़िए और उसकी फोटोकॉपी करा करा के अपने जो महत्वपूर्ण साथी हैं उनको भी पढ़ाइए। किन विषय पर है अभी नहीं पूछा, अब पूछा अभी नहीं, ब्रेक में दो। ये कॉमरेड अभी सीटू ने 18 जुलाई को दिल्ली में एक राष्ट्रीय कन्वेंशन किया। आम निजीकरण अपनी जगह, आम निजीकरण अपनी जगह, कोयला का निजीकरण हो रहा है, बीएचईएल का निजीकरण हो रहा है, सिक्योरिटी मतलब ये मतलब जबलपुर के अंदर औद्योगिक संस्थाएं हैं निर्माण वाली, आयुध कारखाने उनका निजीकरण हो रहा है, बेच रहे, वो तो है ही, उस पर लड़ ही रहे हम। विशेष रूप से 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका निजीकरण में जनता से सीधा संबंध है। एक है बिजली का निजीकरण, एक है रेलवे का निजीकरण। इस पर ये निजीकरण जो है, ये बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, और अब जो सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर योजना ला रही है, वो स्मार्ट मीटर की योजना इतनी खतरनाक है कि इससे आम उपभोक्ता के ऊपर अगर आज आपका 1500 का बिल आ रहा है, 2000 का बिल आ रहा है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद किसी भी घर का बिल 6000 7000 से नीचे नहीं है। एक नंबर 2, स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपके घर में जो चिप लग जाएगी और जितने पैसे का है वो, अगर रात में 12 बजे भी अगर उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो जैसे मोबाइल बंद हो जाता है ऐसे बिजली बंद हो जाएगी आपकी। 2 नंबर 3, ये जो स्मार्ट मीटर लगाने में सैकड़ों करोड़ का व्यापारिक लोगों को मुनाफा देने की और बड़े बड़े निजी पूंजीपतियों के हाथ में जो बिजली है उसको खपाने की योजना है। किसान, अगर ये योजना नहीं रुकी तो किसान को सिंचाई करना कठिन मुश्किल अब असंभव हो जाए, बर्बाद हो जाए। किसी भी किसान का बिजली का बिल, एक कैलकुलेशन किया है इसमें और कन्वेंशन, 18,000 20,000 से नीचे का किसी का बिल नहीं होगा। आम उपभोक्ता आपका हमारा 6 7 8 हज़ार, किसान का 18,000 से 20,000 का बिल होगा। अब ये जो निजीकरण है ये मोदी सरकार ला रही है, इसके खिलाफ सीटू लड़ रही है। हमारा जो सीटू का जो संगठन है बिजली विभाग में, राष्ट्रीय महासंघ है हमारा, ठीक है, उसको जो राष्ट्रीय महासंघ है वो पूरे देश ने पूरा ये निकाला उसके अंदर कि क्या कार्यक्रम हमको करना है। 3 स्तर की कार्यनीति पर सीटू आगे बढ़ रही है। ये आखिरी पॉइंट समझ लें। नंबर 1, सीटू की स्वतंत्र गतिविधि, संगठन को मजबूत करो, सीटू के आधार पर स्वतंत्र लड़ाई को तेज करो, बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करो, बड़ी तादाद संगठन में लाओ, उनको संघर्ष तेज करो। नंबर 2, दूसरी ट्रेड यूनियंस को साथ में लेके संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच से आंदोलन को देश भर में तेज करो। नंबर 3, मजदूर किसान खेत मजदूरों के संगठन को लेकर मजदूर किसान मैत्री और मजदूर किसान का संघर्ष को तेज करो। ये 3 स्तरीय कार्य, मतलब स्वतंत्र गतिविधि तेज करना है, उसी के साथ साथ में दूसरी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जरिए जो देश से नारे आ रहे हैं उसको लागू करना है, और 3 नंबर, देश भर में मध्य प्रदेश में खास तौर से मजदूर किसान खेत मजदूर इन तीनों संगठनों को साथ लेके आंदोलन करना है। तो आने वाले दिनों में ये जो चुनौती है, जैसा मैंने पूरे मध्य प्रदेश का ब्यौरा आपके बीच में रखा कि कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितना पिछड़ा है, कितने खेत मजदूर है, कितने गरीब किसान है, शोषित है सब, कितना मजदूर है, कितना असंगठित का, मैंने आपके बीच में रखा। अब इनको अगर आप लाएंगे तो कैसे आता है, मैं ये अनुभव आपके बीच में रख के अपनी बात समाप्त करूँ। सीमेंट में जो हमारी यूनियन बनी वो कैसे बनी? HEW एक बगल में कारखाना था, वहाँ एक लड़ाई हुई, यूनियन बनी, उसके JP कारखाने के अंदर संकट था सबके, और उसको संघर्ष देके सब तेजी के साथ आगे आ गए। आंगनबाड़ी कैसे यूनियन बनी?
आंगनवाड़ी में कुछ एक दो जिलों में संगठन बना, संघर्ष हुआ, ये हुआ, देश भर में संघर्ष हुआ, और उसको देख के पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी की यूनियन बन गई, आशा उषा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरी तरीके से जनता को, अगर जो पीड़ित प्रताड़ित जनता है उसको अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर संगठित रूप से संघर्ष को तेज करेंगे तो उससे प्रभावित जनता धीरे धीरे करके हमारे पास आकर्षित होगी। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास CITU की ताकत है उसके आधार पर मजदूर किसानों को जोड़कर ये मुद्दों को लेकर अगर संघर्ष करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में मजदूर किसान खेत मजदूर के बीच में संदेश जाएगा। आज आंदोलन करेंगे, कल नहीं जुड़ेंगे वो। मैं आमतौर पर बता देता हूं, शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा बाल, इसमें न हड्डी है, न खून है, न कोई मजबूती है इसकी। पर अगर आपने मैंने ऐसे बाल काटना शुरू कर दिए बचपन में, अब मैं ऐसा चाहूँ कि ऐसे काट लूँ, इसको ऐसे निकाल लूँ, नहीं निकलेंगे। आपने अगर सीधे बाल निकालना शुरू कर दिए, आप कहेंगे ऐसे कर लूँ, नहीं कर सकते। मतलब ये जो हड्डी नहीं है, वो नहीं है, उसको जिस तरीके से करते जा रहे हैं वो वैसी हालत में हो जाता है। अब इसको अगर बदलना है आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से समझ लीजिए कि जो आज की जो चेतना में, जिस तरीके हजारों साल की जो चेतना है जातिवाद की, धर्म की, संप्रदाय की, भेदभाव की, वो आप चाहे तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, लेकिन इसके लिए कोशिश करते रहने से ये खत्म होगी।